नमस्कार दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूएनओ की महासभा द जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम शुरू करें, आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण अंग होने के साथ साथ ये एक विशेष स्थान भी रखता है। लेखकों ने इसकी तुलना इंग्लैंड और अमेरिका की संसद से की है। ईपीजेज क्या कहते हैं कि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्र बिंदु है और ये अपना स्थान न तो त्याग सकती है और न ही अपना स्थान है या विशेष परिस्थितियों में किसी दूसरे को अपने साथ भागीदार बना सकती है। ये कई बार एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, महासभा को केंद्र बिंदु या हृदय स्थल किसने कहा है? तो इसमें ईपीजेज होंगे। उसी तरह वेडनबर्ग ने विश्व की नगर सभा कहा है। महासभा को विश्व की नगर सभा वेडनबर्ग ने कहा है। महासभा एक अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। अल्वारेज ये कहता है कि महासभा है वो अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक शक्ति यानी ऐसी शक्ति बनने वाली है जो विभिन्न देशों के लिए यानी विश्व के लिए कानून का निर्माण करती है। जिस तरह से एक संसद है किसी देश के लिए कानून बनाती है, उसी तरह विश्व संसद के रूप में भी इसको पुकारा जाता है, क्योंकि ये भी उसी तरह का काम करती है जिस प्रकार एक संसद करती है। तो इस अध्याय में हम इस महासभा की रचना, उसकी शक्ति, उसकी इम्पोर्टेंस के रूप में पढ़ेंगे। महासभा जैसा कि आपको पता ही है यूएनओ का एक प्रमुख अंग है, प्रथम अंग है। तो इसकी जब हम रचना देखते हैं तो इसकी रचना में यूएनओ के जितने भी सदस्य होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में 193 इसके सदस्य हैं। जो शुरुआत जब हुई थी यूएनओ की तो सिर्फ 51 सदस्य थे। 50+1 यानी +1 का मतलब यहाँ बहुमत से नहीं है बल्कि यहाँ पोलैंड से है। पोलैंड ने 2 दिन बाद में हस्ताक्षर किए थे, इसलिए 51 सदस्य थे शुरुआत में और आज इसकी संख्या बढ़कर 93 हो गई है। इसकी रचना से संबंधित जो अनुच्छेद 9 है यूएनओ का जो चार्टर है उसके अनुच्छेद 9 में इसकी रचना के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है कि सदस्य राष्ट्र को मत देने का अधिकार सिर्फ एक ही होता है, लेकिन वह 10 सदस्य टोटल 10 सदस्य भेज सकता है। यानी 5 तो प्रतिनिधि जो उसकी सभा में भाग लेते हैं और 5 ऐसे वैकल्पिक सदस्य भेज सकता है। यानी उन 5 की जब में कोई अनुपस्थित हो तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति बैठता है। लेकिन मत देने की बात आती है तो केवल एक सदस्य यानी केवल एक मत ही आपस में कंसल्ट करके दिया जाता है। तो इसके सदस्य कौन हो सकते हैं? तो कोई भी शांति प्रिय राष्ट्र उसका सदस्य हो सकता है, बशर्त है कि सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य जिसमें से 5+4 यानी 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो और 4 अस्थायी सदस्य, टोटल 9 सदस्य यदि किसी भी राष्ट्र को सदस्य बनाने की प्रस्ताव जो महासभा ने पेश किया है उसको स्वीकार करते हैं तो वो सदस्य बन सकता है। इसका मतलब आप देखो 5 स्थायी सदस्य हैं तो इसका मतलब 5 स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी है। यदि इनमें से कोई एक भी सदस्य मना कर देता है इसका मतलब उसने वीटो का यूज किया है। वीटो पावर निषेधाधिकार शक्ति होती है, यानी ये काम होगा या नहीं होगा ये सदस्यों की वीटो पावर पे डिपेंड करता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सदस्य कौन होगा कौन नहीं होगा इसकी महासभा के 2/3 बहुमत से सिफारिश की जाती है
और उसकी स्वीकृति है वो 9 सदस्य जो सुरक्षा परिषद के हैं, जिसमें 5 सदस्य जरूरी होते हैं, उनके द्वारा जब स्वीकृति दी जाती है तो कोई भी सदस्य, कोई भी राष्ट्र इसका सदस्य बन सकता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अधिवेशन महासभा के जो जनरल असेंबली है उसका अधिवेशन के 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है नियमित, जो रेगुलर होते हैं, हर साल होते हैं। हर साल सितंबर महीने में, हर साल सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह के जो मंगलवार होगा उससे स्टार्ट होंगे और 2 माह तक चलेंगे। यानी हर साल सितंबर के तीसरे सप्ताह के मंगलवार से 2 महीने तक इसका अधिवेशन चलता है। साधारणतः इसके अधिवेशन है वो न्यूयॉर्क, जहां इसका मुख्यालय है, वहीं बुलाए जाते हैं। लेकिन कई बार अन्य स्थान पर भी इसके अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। जैसे एक बार लंदन में बुलाया गया है, एक बार पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है वहां भी बुलाया गया है। ये तो हो गया नियमित अधिवेशन। दूसरा होता है विशेष अधिवेशन। विशेष अधिवेशन है जो वो सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य है, वही है 9 कौन है, 5 + 4 कोई भी सदस्य है, 9 सदस्य इसको बुलाने के लिए प्रस्ताव रखते हैं या बुलाने की प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ यदि 9 सदस्य न तो 2/3 सदस्य ऑफ महासभा के होंगे तो वो इसको बुलाने की प्रार्थना महासचिव को करेंगे। तो फिर इसका विशेष अधिवेशन या तो 15 दिनों के अंदर, या तो 15 दिनों के अंदर, या फिर 24 घंटे, यदि जरूरी है तो 24 घंटे के अंदर इसको बुलाया जाएगा। यानी कोई भी ऐसी घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटना घटित हो जाए जिस पे यूएनओ को की मीटिंग है महासचिव के द्वारा तुरंत बुलाई जाएगी, तो फिर उसके लिए 24 घंटे के अंदर इसको बुलाया जा सकता है। उसके लिए शर्त यही होती है या तो 9 सदस्य सुरक्षा परिषद के या फिर 2/3 सदस्य महासभा के ऐसी प्रार्थना करे तो महासचिव 15 दिन के अंदर या फिर यदि जरूरी हो तो 24 घंटे के अंदर मीटिंग बुला सकता है। साथ ही साथ आज तक ऐसे 3-4 हुए हैं। जैसे 1980 में अफगान संकट को लेकर बुलाया गया था, लेबनान संकट को लेकर 1958 में बुलाया गया था, कांगो संकट 1960 में बुलाया गया था। यानी ऐसे 3-4 विशेष अधिवेशन बुलाए गए हैं। इसके पदाधिकारी हैं, तो इसमें पदाधिकारियों में एक महासचिव होता है, एक सचिव होता है, या यूं कहें कि महासचिव होता है या अध्यक्ष होता है। महासचिव तो होता ही होता है, साथ में एक सभापति होता है। महासचिव महासभा का अलग तरह से होता है, इसका निर्वाचन अलग तरह से होता है, वो 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन सभापति हर साल नियुक्त किया जाता है। यानी जैसे ही सितंबर माह में इसकी बैठक होती है उससे पहले एक सभापति का चुनाव किया जाता है। सभापति हमेशा छोटे राष्ट्रों से ही लिया जाता है, यानी छोटे या मध्यम राष्ट्रों के कोई भी व्यक्ति इसका सभापति हो सकता है। अब तक इसके 75 अधिवेशन हो गए हैं। तो 75 अधिवेशन है वो 17 जून 2020, 75वें अधिवेशन के लिए 17 जून 2020 को वोल्कन बोजकिर को, जो तुर्की से हैं, उनको सभापति नियुक्त किया था। यानी लेटेस्ट में अभी यही है। जब नया 2021 में 76वां सेशन होगा तो उसके लिए नए अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। अब जो सभापति है उसको क्या करना होता है, इसके लिए सभापति के निर्वाचन के लिए वोट डाले जाते हैं। जो 193 सदस्य हैं वो वोट करते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो सभापति चुन लिया जाता है। अब सभापति के कार्य क्या क्या होंगे, जैसे बैठकों की अध्यक्षता करना, यानी जो भी बैठक सेशन हो रहा है उसकी अध्यक्षता करेगा। वाद विवाद का नियमन करना, यानी यदि वाद विवाद हो रहा है तो उसको नियमित तरीके से चलाना, उसकी सीमा निर्धारित करना,
किसी पर्सन पर मत लेना, यानी कि ऐसा कोई पर्सन हो जिस पे वोटिंग करवाने की आवश्यकता हो तो वोटिंग करवाया जाता है, और फिर जब वोटिंग हो जाती है तो उसका डिसीजन भी यही देता है। प्रतिनिधियों को बोलने के लिए समय देता है कि आप कितने समय के लिए बोल सकते हो, और उनके द्वारा नियमों के पालन की भी गारंटी दी जाती है, या यूं कहें कि नियम के पालन करवाने की जिम्मेदारी भी अध्यक्ष के पास होती है। अन्य जैसे उपाध्यक्ष, टोटल 21 उपाध्यक्षों का भी चुनाव किया जाता है। साथ ही साथ 7 जो स्थायी समितियां हैं उनके अध्यक्षों का भी 1 साल के लिए चुनाव इसी सत्र में, हर सत्र में 1 वर्ष के लिए किया जाता है। ये इसके पदाधिकारी होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इन पदाधिकारियों के बारे में निकोल्स ने कहा है, महासभा में प्रथम सभापति बेल्जियम के हेनरी एस स्पोक से लेकर आज तक इस पद पर बैठने वालों ने इसके कार्यभार को योग्यतापूर्ण संभाला है। तो पहला कौन था? हेनरी एम स्पोक, पहला जो सर्वप्रथम जो सभा हुई थी या असेंबली थी उसका प्रथम फर्स्ट था वो हेनरी स्पोक इसका पहला था, और लास्ट वोल्कान बोजकिर जो तुर्की से हैं और पहले थे वो बेल्जियम से थे। तो आज तक सभी ने निकोल्स के अकॉर्डिंग अपना काम है वो काफी योग्यतापूर्ण संभाला है। अब मतदान प्रणाली क्या रहती है, यानी कि महासभा में मतदान कैसे किया जाता है। तो मतदान के लिए 2 तरीके होते हैं, जैसे एक साधारण विषय पे और एक विशेष विषय पे। साधारण विषय पर साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है 50+1, और विशेष बहुमत पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अब विशेष मुद्दे कौन से होंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित कोई मुद्दा, अस्थायी सदस्यों का चुनाव, यानी 5 तो स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, तो उनका चुनाव करना है, तो उनके लिए वो इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव करना है, तो उसके लिए फिर 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और मतदान के जो प्रक्रिया है उसमें एक राष्ट्र है वो एक वोट देता है, और ये भी लिखा गया है कि जो राष्ट्र समय पर जो उसको अंश दान है यानी जो चंदा है वो नहीं देता है तो उसके मतदान करने के अधिकार छीने भी जा सकते हैं। लेकिन ये यदि महासभा को ये या महासचिव को ये ज्ञान हो जाए कि वास्तव में उस देश के चंदा देने की हैसियत नहीं है, या यूं कहें कि अभी उस परिस्थिति में नहीं है, तो फिर वो उसको माफ भी कर सकता है, यानी उसकी मतदान देने के अधिकार को नहीं भी छीनता है। तो महासभा की समितियां सबसे इम्पोर्टेंट है। महासभा की कितनी समितियां हैं? महासभा में कई तरह की समितियां होती है, जैसे मुख्य समिति, और फिर प्रक्रियात्मक समिति, और स्थायी समिति, और तदर्थ समिति। 4 तरह की समिति होती है। तो हम पहले देखेंगे मुख्य समिति। मुख्य समिति में फिर लगभग 5-6 तरीके से और अन्य समितियां होती है, जैसे राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति, आर्थिक एवं वित्तीय समिति, सामाजिक सांस्कृतिक एवं मानवीय समिति, और न्यास समिति, प्रशासनात्मक एवं बजट समिति, और कानूनी समिति। ये 6 समितियां हैं, ये इम्पोर्टेंट समितियां होती है। इनका काम है, जैसे राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति है वो सुरक्षा और राजनीति से संबंधित मामले देखती है। इस समिति का विचारणीय विषय है वो सदस्यों का प्रवेश, निलंबन, निष्कासन, राजनीति एवं सुरक्षा संबंधी विषय, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने में सहयोग के सामान्य सिद्धांत, शस्त्रों के नियमन,
जैसे कुछ मुद्दे होते हैं उन पे ये काम करती है। दूसरी, आर्थिक एवं वित्तीय समिति, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी। आर्थिक एवं वित्तीय समिति से संबंधित समिति में आर्थिक एवं वित्तीय समिति यानी जो अर्थ और वित्तीय विषयों से संबंधित होती है वो ये कहलाती है। यह समिति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आर्थिक और वित्तीय विषयों पर विचार करती है, जैसे आर्थिक और सामाजिक परिषद तथा विशिष्ट अभिकरणों की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयास और आर्थिक प्रगति की शर्तें, जीवन के उच्च स्तर के प्रश्न पर रोजगार समस्याएं आदि ये आर्थिक और वित्तीय समितियां देखती है। सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक समझ से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं वो सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक समिति देखती है। इसके तहत जैसे आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं या सांस्कृतिक समस्या है, मानव अधिकारों तथा मूल अधिकारों की प्राप्ति में सहायता करने का काम ये समिति करती है। तीसरी समिति, चौथी समिति न्यास समिति है। न्यास समिति का कार्य है वो विभिन्न जो क्षेत्र, पराधीन क्षेत्र हैं उनसे संबंधित है। यानी बहुत सारे राष्ट्र हैं वो स्वतंत्र हो गए थे और लेकिन कुछ ऐसे जैसे नामीबिया जैसे राष्ट्र थे जो स्वतंत्र नहीं हुए थे, लेकिन उनका प्रशासन का काम यूएनओ के पास था, तो उसने ऐसी समितियां बना रखी थी। लेकिन अब फिलहाल ऐसी कोई भी समिति कार्य नहीं कर रही है क्योंकि सभी देश विश्व के स्वतंत्र हो गए हैं। आगे की प्रशासनिक एवं बजट समिति, इसका काम प्रशासन को देखना है। यूएनओ के जो प्रशासन से संबंधित काम जैसे बजट और सदस्यों के मध्य व्यय का विभाजन, यानी जो व्यय हो रहा है उसका विभाजन, विशिष्ट अभिकरणों की जो आर्थिक समस्याएं उनको निपटाने का काम ये करती है। कानूनी समिति यानी संवैधानिक पहलुओं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित समस्याओं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के क्रमिक विकास एवं संहिताकरण, कोडिफिकेशंस तथा अन्य समितियों द्वारा जो कानूनी मसले हैं उन पर विचार करने का काम कानूनी समिति का होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है प्रक्रियात्मक समिति। ये भी दो तरह की होती है, सामान्य और परिचय पत्र से संबंधित कमेटी। प्रोसीजरियल्स कमेटी है वो सामान्य प्रक्रिया को देखती है, साथ ही साथ सदस्यों को परिचय पत्र देने का काम भी इसी का होता है। फिर आती है स्थायी समितियां। स्थायी समितियों का मतलब ये होता है कि जब अधिवेशन चल रहा है तब तो ये काम करती है, साथ ही साथ जब अधिवेशन नहीं चल रहा है तब भी ये कार्य करती रहती है। यानी ये समितियां पूरे साल काम करती है। इसमें पहला प्रशासन एवं बजट के प्रश्नों पर समिति है और दूसरी अंशदान समिति है, यानी जो यूएनओ को जितना अंशदान दिया जाता है उसके नियमन का काम यही करती है और जिस राष्ट्र ने अंशदान नहीं दिया है उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने की सिफारिश भी इसी कमेटी के पास रहती है। कुछ ऐसी समितियां होती है जिसको तदर्थ या एड हॉक समिति कहते हैं, जो समय समय पर बनाई जाती है, जैसे संघीय विज्ञान परामर्श समिति, संघीय राहत समिति। तो इन सभी समितियों के माध्यम से यूएनओ अपना काम या महासभा अपना काम चलाती रहती है, क्योंकि आपको पता ही है कि कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता, एक टीम के रूप में काम करना पड़ता है और इतने सारे काम होते हैं कि केवल महासभा के कुछ लोग ही उसको नहीं देख सकते। इसलिए एक कमेटी प्रणाली चलती है। हर एक राष्ट्र में, हर एक संसद में ऐसी व्यवस्था है, वैसी यूएनओ में भी अपनाई गई है ताकि काम को सही समय पर और अच्छे ढंग से किया जा सके। इसलिए कमेटियों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब कार्य सूची यानी कि इसकी जो महासभा है वो है अपना काम एक कार्य सूची के आधार पर करती है। कार्य सूची के तहत ही वो अपना काम करती है, यानी नेक्स्ट जो सेशन होगा उसकी कार्य सूची
क्या होगी, उसमें कौन कौन से काम होने हैं, ये इसका निर्माण महासचिव के द्वारा किया जाता है। लेकिन महासचिव स्वतंत्र नहीं है ये काम करने के लिए, उसके ऊपर काफ़ी सारे बाउंडेशन है। जैसे जुलाई माह है, उसके अंत तक इसकी कार्यसूची तय कर ली जाती है। तो उस कार्यसूची में जैसे अन्य अंगों की जो रिपोर्ट है वो दिखाना जरूरी है। पिछले अधिवेशन के जो विषय थे उन पे कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये दिखाना जरूरी होता है। और आगे इस सेशन में कौन कौन से प्रस्तावित विषय हैं जो सदस्य राष्ट्रों ने बताए हैं उसका जिक्र करना जरूरी होता है। वित्त से संबंधित और जो पिछले वर्ष में जो वित्तीय लेखांकन है उसको शामिल करना होता है। और आगामी बजट है उसका भी इसमें जिक्र कार्यसूची में रखना होता है। यानी महासचिव अपनी मनमर्जी से ऐसा काम नहीं कर सकता कि वो मनमर्जी से अपनी कार्यसूची तैयार करे कि अब की बार महासभा इस पे काम करेगी, ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब कि इस कार्यसूची पर ही महासभा का अधिवेशन चलता है। सचिवालय जो जनरल असेंबली है, महासभा है, वो काम करती रहती है। साथ ही साथ महासभा की लघु सभा भी होती है। जिस तरह से 1949 में एक नवीन महत्वपूर्ण समिति की स्थापना की गई थी जिसको अंतरिम समिति या लघु सभा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में सर्वसहमति नहीं बन पा रही थी, बार बार वीटो हो रहा था। तो सुरक्षा परिषद की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न हो रही थी, जिस वजह से महासभा भी एक विकलांग जैसी स्थिति में आ गई थी। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचना शुरू कर दिया था कि हो सकता है अब अपने यूएनओ को स्थगित करना पड़े या भंग करना पड़े। तो इसके लिए एक महासभा में अंतरिम समिति का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य था यदि महासभा का सभा का अधिवेशन नहीं चल रहा है या चल रहा है तो शांति और सुरक्षा से संबंधित जो सुझाव है वो प्रस्तुत करे। और महासभा ने स्पष्ट किया कि यह सभा सुरक्षा परिषद के दायित्वों का भी ध्यान रखेगी। पामर एंड पार्किंस ने इसके लिए लिखा है कि सन 1948 के बाद में छोटी सभा ने कभी कभी काम किया है, परंतु 1950 और 51 के बाद से तो ये निर्जीव डेड डक हो गई है, यानी महासभा अब इतना काम नहीं कर पा रही है। तो ये एक तरह से हमने अभी महासभा के निर्माण, उसकी कार्य संरचना के बारे में पढ़ा है, कैसे काम करती है, कौन कौन सी इसमें समिति होती है, कौन कौन से इसके पदाधिकारी होते हैं, इसकी रचना कैसे होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी शक्ति और उसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे कि ये के पास कौन कौन सी शक्ति है और कौन कौन से कार्य करती है। साथ ही साथ इसकी शक्तियों में वृद्धि और परिवर्तनशील भूमिका और इसमें सुधार के काम भी देखेंगे।